ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सेमी सर्कल। ठीक है, जैसे देखो, मान लिया कि हमारे पास चार्ज्ड सेमी सर्कल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, मान लिया कि लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमसे पूछा जाए कि अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है तो इसके सेंटर पर, इस पॉइंट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो याद रखना, जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक ही काम करते हैं, चार्ज एलिमेंट खोजते हैं। चार्ज एलिमेंट कैसे लेंगे, तो सर्कुलर या आर्क या कर्वेचर के केस में हमेशा याद रखना, हम सेंटर से, ठीक है, सेंटर से थीटा पे जाकर डी थीटा एक एलिमेंट चूज करते हैं ऐसे। ठीक है, तो मान लिया कि इसका चार्ज कितना है, डी क्यू, और इसका जो लेंथ है, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ ये है डीएल। अब चूंकि हमको पता है कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमको पता है फॉर्मूला, तो जो एंगल होगा थीटा पे जाके डी थीटा, क्या होगा, थीटा पे जाके डी थीटा, तो क्या लिखेंगे, डी थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ कितना है डीएल और रेडियस कितना है आर। दिस इंप्लाइज डीएल इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा सा लेंथ एलिमेंट। अब इस छोटे से लेंथ एलिमेंट पे टोटल चार्ज कितना है, तो देखो डी क्यू एलिमेंट ऑफ चार्ज होगा, तो कैसे लिखेंगे, डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, वैल्यू पुट करो, तो डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल की वैल्यू कितनी है, आर इंटू डी थीटा। ये हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज एक छोटे से एलिमेंट पे। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूं होगा, डी ई। ठीक है, अब इस डी की क्या करेंगे हम लोग, अगर ये थीटा तो ये थीटा, दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, इधर की तरफ क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो इधर अगर अपन x माने और इधर अपन y माने, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग x जो आएगा वो आएगा इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग y जो आएगा वो आएगा इंटीग्रल डी ई साइन थीटा। क्लियर है, तो अब करो, कैलकुलेट करो, देखो क्या निकलता है, तो ई एक्स निकल्स टू इंटीग्रल डी की वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 डी क्यू ओवर रेडियस, डिस्टेंस आ रही है आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, और ई वाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे इंटीग्रल 1/4πε0 डी क्यू ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1/4πε0, कांस्टेंट हो जाएगा 1/4πε0, और रेडियस भी फिक्स ही है, आर स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा आर डी थीटा, लिखेंगे लैम्डा, इसको अंदर ही लिख लेते हैं, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ई वाई में भी क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 1/4πε0, कॉमन हो गया, लैम्डा आर डी थीटा, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा छूट गया ना, सॉरी, कॉस थीटा, यहाँ डी थीटा बचा हुआ साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो एक आर से एक आर कट गया, यहाँ पर भी एक आर से एक आर कट जाएगा, तो लिखेंगे ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 आर कॉमन इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। ई वाई भी कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 4π लैम्डा अपॉन 4πε0 आर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या करेंगे, हमारे पास जो थीटा है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है और इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ कितना जाएगा, अल्फा, सॉरी, मान लेते हैं कि नीचे की तरफ, ऐसे देख लो, वही जो लेंथ एलिमेंट हमने जूम किया है, ऐसा कुछ है ना, तो मिडिल से मान लेते हैं इधर की तरफ, नीचे की तरफ अल्फा
अगर एक छोटा सा एलिमेंट हम नीचे की तरफ जूम करें तो इधर की तरफ अल्फ़ा और ऊपर की तरफ बीटा, तो इसमें क्या करेंगे लिमिट माइनस अल्फ़ा से बीटा की तरफ। ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था सिमेट्रिक कंसीडर करने के लिए। इसमें भी क्या करेंगे माइनस अल्फ़ा से बीटा। जरा पुट करके देखो तो आंसर क्या आता है, ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 r। कॉस थीटा का हो जाता है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा वी यूजिंग लिमिट माइनस अल्फ़ा टू बीटा, और इसका क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 r। कॉस थीटा क्या होगा माइनस बाहर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा टू बीटा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4πε0 r साइन बीटा, मतलब ऐसे आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये पुराने वाले मॉडल की तरह ही आंसर लग रहा है। और ई वाई का आंसर कितना आएगा, ई वाई का आंसर आएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 r साइन थीटा की एक जगह एक बीटा रखेंगे, एक्सक्यूज मी, साइन थीटा का कॉस थीटा, सॉरी। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे कॉस बीटा और एक बार लिखेंगे माइनस कॉस अल्फ़ा। एक बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ई वाई का। ये हो गया ई एक्स का फाइनल आंसर। ई वाई का फाइनल आंसर आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 r कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। अब जो हमारा केस है, हमारा क्या है सेमी सर्कल है। इन आवर केस वी हैव सेमी सर्कल। तुम खुद देखो सेमी सर्कल में हमारा एंगल कितना जाएगा, ये एक्सटेंड होके एंगल कितना जाएगा π/2, ये भी कितना जाएगा π/2। तुम्हारा जो आंसर है इसमें अल्फ़ा और बीटा दोनों कितने हैं π/2, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखो तुम जरा यहाँ पे साइन π/2 1 + 1 2 से 2 कट जाएगा, ई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2πε0 r। और ई वाई की वैल्यू देखो cos π/2 दोनों जीरो होते हैं, तो ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग हमारे पास जो आंसर है वो एग्जैक्टली उस रॉड की तरह है जिसकी लेंथ हमने इनफाइनाइटली मानी थी। क्लियर है। और लॉजिकली भी सोचो यार कि जितने भी सिमेट्रिक एलिमेंट है, अगर तुम इसका एक सिमेट्रिक यहाँ एलिमेंट यहाँ लोगे तो साइन थीटा इसका भी एक ऊपर जाएगा, साइन थीटा है ना, इसका भी एक एलिमेंट ऊपर जाएगा, वो भी थीटा एंगल बनाएगा। साइन थीटा वाले कैंसिल कर देंगे, सिर्फ कॉस थीटा कंपोनेंट बचेगा। मतलब हमारे पास सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट बचेगा, वाई वाला तो वैसे भी जीरो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक, ओके। अगला देखते हैं, एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। अगर आर्क लेंथ की बात करेगा मान लो, है ना, आर्क की, तो आप निकाल लोगे सेमी सर्कल में जैसे θ1 थीटा अल्फा और बीटा था, वो आर्क जितने एंगल पर फैला होगा हम निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो उसने कहा कि क्वार्टर सर्कल है ऐसा, ये सब थोड़े एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है। ठीक है, जेई एडवांस लेवल पे काम किया जा सकता है। देखो जैसे मान लो कि क्वार्टर सर्कल है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, और इस केस में अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप क्या करोगे, वही केस सेम थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट मानोगे। ठीक है, अब देखो अगर ये कंप्लीट सेमी सर्कल होता तो इसके नीचे वाले पार्ट की वजह से कॉस ये जो वाई के कंपोनेंट थे वो कैंसिल आउट हो जाते, पर चूंकि इसका अपर पार्ट तो है नहीं, लोअर पार्ट तो इसके पास है नहीं, तो इसका मतलब इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो तो कैंसिल होगा नहीं। तो जो भी आंसर आएगा आप क्या करोगे, थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट अगर चूज करोगे यहाँ पर ऐसे, थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट चूज करोगे तो इसकी वजह से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा ई एक्स और एक मिलेगा ई वाई। ई एक्स की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा अपॉन 4πε0, ठीक है, लैम्डा अपॉन 4πε0 r होगा ई एक्स की वैल्यू।
और ई वाई की जो वैल्यू होगी वो भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ठीक, अब रिजल्टेंट तो हमको पता ही है, ई नेट जो होगा वो अंडर रूट में निकाल लेंगे, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। ठीक, अभी तुम्हें होमवर्क है, खुद से कैलकुलेट करना है कि ये वैल्यूज़ ही आएंगी। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, देखो डिस्क जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है वो हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक डिस्क है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, एडवांस प्रॉब्लम। ठीक है, इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मान लिया कि इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे। अब देखो चूंकि यहाँ पर चार्ज जो है लेंथ में नहीं है, सरफेस में है, तो चार्ज डेंसिटी क्या मानेंगे, सिग्मा, राइट। बताया था सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है जो कि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऐसे केस में सिग्मा की डेफिनेशन क्या थी हमारी, सिग्मा की वैल्यू थी चार्ज अपॉन एरिया, या एलिमेंटल चार्ज डी क्यू अपॉन एलिमेंटल एरिया डी ए, ये था हमारा डेफिनेशन सिग्मा का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की बात करेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, अगर ऐसा सोचो कि ये जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग से, चार्ज्ड रिंग को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, जोड़ते हुए हमने डिस्क बनाया है ऐसे। तो क्या ये इस रिंग पर अगर चार्ज है, इस रिंग पर भी चार्ज है, इस रिंग पर भी चार्ज है, इस रिंग पर भी चार्ज है, तो क्या ये हमको डिस्क बनते हुए दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ये डिस्क बनता हुआ दिख रहा है। तो डिस्क के केस में हम क्या करते हैं, हम रिंग को एज्यूम करते हैं और उस रिंग के हेल्प से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकालते हैं, देन उसके बाद सारे रिंग को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन एक टूल्स है जिसकी हेल्प से हम निकालते हैं। तो देखो क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर डी आर थिकनेस का एक रिंग एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर डी आर थिकनेस का एक रिंग एज्यूम करेंगे। तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ कैसा कन्वर्ट हो गया, ऐसा देखो, ये हो गया हमारा रिंग जिसके ऊपर डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, आर क्या है, स्मॉल आर क्या, इसका रेडियस है, और इसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए आसान है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमने निकाल रखा था। ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई एम्पलीफाई करके निकाला था, तो कितना आया था, डी बराबर वाई आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, याद है ना। हाँ, ये था क्लियर। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पर कैपिटल आर की जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, कैपिटल आर की जगह पे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, ये हम लोगों ने इतना कैलकुलेट किया हुआ था। अब हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ और क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। डी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है, चलो भैया पहले डी क्यू निकाल लेते हैं। तो डी क्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अब इस जो रिंग हमने एज्यूम किया है इसका एरिया, डिफरेंशियल एरिया कितना होगा,
तो ज़रा सोचो, अगर इस रिंग को तुम काट के फैला दो तो क्या ये रिंग तुम्हारा ऐसे लंबा सा वायर बन जाएगा जिसकी थिकनेस dr है और लेंथ जो है टोटल 2πr होगा। भाई रिंग होता है उसका सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है 2πr, इसकी थिकनेस कितनी मान रखी हमने dr, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, लिखेंगे 2πr इंटू dr। कोई दिक्कत नहीं है, बस उठा के वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल डी ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू लिखेंगे 2πr dr इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इतना क्लियर है? एक बार देख लो, कहीं तक ना समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है? मैसेज कर देना अगर नहीं समझ में आएगा तो। ये हो जाएगा ई। अब इसमें से क्या क्या कॉमन, देखो एक्स फिक्स्ड है, 2π सिग्मा ये सब फिक्स्ड है, निकाल लो बाहर। वेरिएबल क्या है आर, क्यों आर वेरिएबल है? क्योंकि धीरे धीरे आर की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक फैल रही है, इसलिए सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक। तो हो जाएगा 2π सिग्मा इंटू एक्स भी रहने दो, 2π सिग्मा अपॉन 4πε0, 2π सिग्मा 4πε0। इंटीग्रेशन लिमिट क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, एक्स भी कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लो तो अंदर क्या रहेगा आर dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, देख लो एक बार, ना समझ में आए तो पूछ लो। ठीक है, तो क्या है हमारा 2π सिग्मा अपॉन 4πε0 इंटू एक्स इंटीग्रल में आर dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? 0 टू कैपिटल आर लिमिट हो जाएगी। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ है, इस इंटीग्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या याद होगा, मैंने 11th में समझाया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ ऐसा मान लो, है ना। तो जैसे मान लो अगर इसको तुमने टी स्क्वायर मान लिया, क्या मान लिया, टी स्क्वायर, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो जब टी स्क्वायर मान लोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो आर वेरिएबल है, एक्स फिक्स्ड है, तो ये हो जाएगा 2r dr प्लस 0 बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन 2t dt। इसको कहते हैं हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इंडिविजुअल फंक्शन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आर dr की वैल्यू कितनी आ गई, t dt। अब इस आर dr की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, t dt। ठीक है, तो देखो क्या होगा आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, तो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 2π से नीचे 4π कट जाएगा, तो बचेगा सिग्मा अपॉन 2ε0 x। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट आर dr की जगह लिखनी है t dt अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है टी स्क्वायर के पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमने वेरिएबल बदला, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माना, तो हमारी लिमिट बदलेगी। तो हमारी लिमिट क्या है, इफ़ आर इज इक्वल्स टू 0, है ना। अगर आर 0 पुट कर दे यहाँ पर, तो टी क्या हो जाएगा हमारा x, और अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दें तो टी क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा। तो इस बार की लिमिट क्या लिखेंगे, x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, ये कट जाएगा, t ऊपर t क्यूब नीचे, बचेगा टी स्क्वायर, तो जाएगा सिग्मा x/2ε0
इंटीग्रल नीचे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को ऊपर लेते जाओगे डी टी ठीक है। क्या हो जाएगा देख लेता हूँ मैं, कहीं गलती ना हो मुझसे बस। के पावर 3/2 था, यहाँ तक सही है। ऊपर टी डी टी है और नीचे क्या बचेगा, स्क्वायर कट जाएगा, टी क्यूब बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही जा रहे हैं हम लोग। तो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटीग्रल 1/t स्क्वायर को ऊपर ले लेते -2 dt, लिमिट हमारा x से अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा e। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो /2 एप्सिलॉन 0, इसको लिख सकते हो t टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 है ना, बेसिक लिमिट x से अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा -1, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस सिग्मा x/2 एप्सिलॉन 0 और 1/t बचेगा, x से लेके अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा माइनस सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एक बार 1 अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरी बार -1/x, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इक्वल्स टू, ठीक है, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सिग्मा /2 एप्सिलॉन 0, x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 है ना, माइनस x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कट के हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये माइनस x अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये है हमारा आंसर। थोड़ा टफ है, समझ सकता हूँ, बट अगर डेरिवेशन को 2-3 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इसमें केस सोचो, अगर मैंने आपसे कहा ये जो रिंग था हमारा, ये जो हमारा डिस्क था जिसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैंने कैलकुलेट किया, डिस्क जो है यूनिफॉर्मली चार्ज था, क्या था, यूनिफॉर्मली चार्ज था, और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की। इस पर केस देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। देखो कितना हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तुम यहाँ पर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू 0 होने का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, मतलब रेडियस बहुत बड़ा है, ठीक है, रेडियस बहुत बड़ा है। तो अगर बहुत बड़ा रेडियस होगा, ठीक है, बहुत बड़ा रेडियस होगा, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि x 0 होगा, लगभग टेंस टू 0, अप्रॉक्सीमेट 0, तो ऐसे केस में ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने का मतलब ये है कि बजाय हमारे पास डिस्क के, अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सरफेस हो, क्या हो, इनफाइनाइट सरफेस हो, मतलब सरफेस खूब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, खूब लंबा चौड़ा सरफेस हो, और चार्ज यूँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर यूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे केस में अगर हमसे कोई पूछे, ये सरफेस पूरा इनफाइनाइटली फैला हुआ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, अगर सरफेस इनफाइनाइटली चार्ज है, इनफाइनाइटली चार्ज सरफेस है, तो उस केस में किसी एक साइड पे, सरफेस के किसी एक साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो, ठीक। अब जरा इस रिजल्ट को देखो, ये जो रिजल्ट आया है, क्या इसमें कोई डिस्टेंस है? नहीं। क्या इसमें कोई रेडियस की बात हो रही है? नहीं। इसमें कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन या टर्म्स नहीं है जिससे ये पता चले कि हाँ ये फार्मूला सिर्फ डिस्क के लिए ही वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर एनी इनफाइनाइटली लॉन्ग सरफेस, ठीक है। तो अगर ये सही है तो ध्यान से देखो, एक रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट हमको क्या मिलता है। अगर मान लो हमारे पास एक प्लेन शीट भी है, है ना, एक प्लेन शीट भी है, तो इससे भी यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये लार्ज है ना, लार्ज
प्लेन शीट। ठीक, सिर्फ ये सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया है। अब चार्ज का जो जैसा नेचर हो, अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और अगर पॉजिटिव होगा तो ई जो होगा वो अवे होगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टूवर्ड होगा। तो ऐसे केस में अगर मान लो मैंने तो आपसे ये कहा कि मेरे पास दो चार्ज शीट है, ठीक है, दो लार्ज चार्ज शीट है, एक पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और एक पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 3 पॉइंट हैं, सपोज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। इन तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा। ठीक है, सेपरेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया हुआ है, ना ही प्लेट का एरिया दिया हुआ है, ये प्लेट्स इनफाइनाइटली लार्ज हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। तो देखो ध्यान से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं रीजन 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखो, तो एट पॉइंट 1 क्या मैं लिख सकता हूँ, एट पॉइंट 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बिल्कुल 0, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। बात दूसरे की करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो पॉइंट 2 की बात करेंगे, एट पॉइंट 2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का लिख सकता हूँ मैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं सर नेगेटिव चार्ज है तो आप माइनस क्यों नहीं पुट के, भाई देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने उनको डायरेक्शन मान लिया। ठीक है, ऑलरेडी, राइट, ओके। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इस नेगेटिव के लिए देखो मैंने ऑलरेडी वेक्टर मान लिया इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एट पॉइंट 3 ई नेट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमने शीट रखा हुआ है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, जबकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, जबकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। एंड वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो ये हो गया कुछ बेहतर क्वेश्चन और उसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अब इसका अगला एस्पेक्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा है, तो उसी को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाया गया। बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिससे हम बस इतना समझते हैं कि स्पेस में किसी जगह पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फिग्रेशन कैसा होगा। तो क्या लिखते हैं, अच्छा इसी को कभी कभी लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, लाइन ऑफ फोर्स, बताऊंगा क्यों लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आपको डेफिनेशन देखनी होगी तो देखो कैसे डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली क्या होते हैं, इट्स अ लाइन ड्रॉन इन स्पेस इन सच ए वे दैट इट रिप्रेजेंट द कन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या ऐसे कह दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines. It represent the geometrical configuration of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन स्पेस। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अच्छा, एक और डेफिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ फोर्स, वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज द लाइन ऑन विच इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट देन दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि
tangent drawn on electric field lines gives the direction of electric field। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। इसी टेंजेंट वाले डेफिनेशन की वजह से इसको लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, ध्यान से देखना, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो दिस टेंजेंट बेसिकली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ चलती है। ठीक है, ओके। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पूरी प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उस पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या देता था, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि इसकी डेफिनेशन लाइन ऑफ फोर्स भी है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या हैं, ये एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बस इतना समझाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी भी। तो प्रॉपर्टी क्या है, पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ई फील्ड लाइंस स्टार्ट या ऐसे कह सकते हो डाइवर्ज आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड इंड या कन्वर्ज ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से समझो इसका क्या मतलब। अगर मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्ज। बात समझ में आ रही है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, कहाँ पे खत्म होगा, इन्फिनिटी पे। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कन्वर्ज होती हैं। क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मतलब एंड होती है, नेगेटिव पर आकर खत्म होती हैं। तो सोचो कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से नेगेटिव पर आके कन्वर्ज हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाती है, मतलब इस केस में डाइवर्ज होती हैं और इस केस में कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, तो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, टेंजेंट ड्रॉन ऑन E field lines gives the direction of force, gives the direction of force acting on charge। अब देखो, इसीलिए इसको लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बताता है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो बताता है कि उस पर कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डायरेक्शन में अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो बताएगा कि उस पर कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक line of force originating or terminating on a charge of q coulomb is equal to
Q by epsilon naught times इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर किसी चार्ज से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, इसका जो नंबर होगा, ठीक है, एक्चुअली बाद में बताऊंगा कि इसी को फ्लक्स कहा जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q बाई एप्सिलॉन 0। पॉजिटिव चार्ज से या तो निकल रहा हो या तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा हो, इन सब की जो वैल्यू होती है वो होती है ये Q बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, प्रॉपर्टी इन सब पे, इस प्रॉपर्टी पे आगे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other। ठीक है, इंटरसेक्ट each other। अब समझ सकते हो, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे। ये भी एक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, ये भी एक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, साथ ही साथ ये फोर्स का भी डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ये भी बता रहा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो किसी एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकते, है ना। ये तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, फोर्स में भी पढ़ रखा है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स या मैग्नीट्यूड तीसरे से अफेक्ट नहीं होता, दो के दो ही होते हैं। तो इनके बीच में डायरेक्शन यही होना चाहिए, इनके बीच में डायरेक्शन यही होना चाहिए, पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक यहाँ और एक यहाँ दो डायरेक्शन बन रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन we can have two direction of force या फील्ड। ठीक है, विच इज नॉट वैलिड, जो कि गलत है इस वजह से। अगली प्रॉपर्टी देखो, इंटेंसिटी of electric field is strong when electric field lines are closed, while weak when electric field lines are apart। इसका क्या मतलब है, ध्यान समझना। जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे मैंने इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए, सपोज ऐसे मैंने एक पॉइंट लिया A और एक पॉइंट लिया B। अब मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ A और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ B, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ताकत होती है वो चार्ज पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। ज़रा ध्यान से देखो, अगर सेम यूनिट एरिया हम यहाँ पर लें तो इस यूनिट एरिया से 1 2 3 4 5 लाइंस निकल रहे हैं, जबकि उतने ही यूनिट एरिया से यहाँ पर देखें तो 1 2 लाइन निकल रहे हैं, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ थोड़ी घट जाएगी। तो क्या बोलेंगे कि चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, दे आर क्लोजर, बहुत पास पास है, जबकि यहाँ दूर हो गए, इसलिए ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ, ठीक है, और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ऑन मेटल, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस converges or diverges perpendicular to the surface।
मतलब जो मेटल होते हैं, मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली या तो कन्वर्ज होगा या तो वहाँ से डाइवर्ज होगा। जैसे मान लो कि एक स्फीयर ले लिया मैंने, सिमेट्रिक स्फीयर ले लिया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, ठीक है, परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा, राइट, 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा अगर इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज गिवन है। अच्छा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पे अगर मान लो इरेगुलर हुआ, रैंडम सरफेस हुआ, तो रैंडम सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ निकालना है तो यहाँ पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा, जैसे यहाँ निकालना है इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलेगा, जैसे यहाँ निकालना है तो इस सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि मेटल का शेप रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल के सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली बाहर निकलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, मेटल स्फीयर है, ये मेटल स्फीयर है, और अगर मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ये 90 डिग्री पर है। तब इन तीनों में से बताओ कौन सा लाइन सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड लाइन, थर्ड लाइन इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये मेटल के ऊपर 90 डिग्री गिर रहा है, ये 90 डिग्री निकल रहा है। यहाँ पर भी अगर हम बोलें कि ये 90 डिग्री है, बट ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से चला गया, तो ये गलत है। मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं जाता, ठीक है, आगे समझाऊंगा। यहाँ पर नोट पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि लाइन 2 is wrong because E field lines cannot penetrate metal, ठीक है। क्यों? क्योंकि because E is what, 0 inside metal, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ठीक है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, थोड़ी देर बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे कैसे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने देख लिया। कभी कभी कन्फिग्रेशन का भी पूछता है, जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, इनके लिए क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। तो देखो कैसे इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगे, ध्यान से देखो। हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, पर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो जरूर, बट ये क्या होगा, ड्यू टू रिपल्सिव नेचर ये बेंड हो जाएंगे ऐसे, क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे ऐसे, यूं कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब रेडियली आउटवर्ड निकल रहे हैं, सारे के सारे रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे, सारे के सारे रेडियली आउटवर्ड नहीं। पर यहाँ क्या होगा, ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। याद करो तो मैंने बताया था कि अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे, चाहे मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उनका कम हो ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में ही कहीं 0 होगा। अगर बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे 0 होगा, और अगर कम ज़्यादा होंगे तो जिधर ज़्यादा होगा उससे थोड़ा सा दूर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपसे कहूँ फॉर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव और नेगेटिव, इनके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा ही बनता हुआ नजर आएगा। बस अंतर ये होगा कि इनवर्ड होगा इस बार, ये क्या होगा, इनवर्ड हो जाएगा, बस इतने का ही अंतर होगा। क्योंकि आपको अभी भी बता दूं, दो सेम नेचर के अगर चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में क्या होता है, 0। पर अगर एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में 0 तो होता नहीं है ना। एक अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है
तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होता नहीं, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी नंबर 1 में पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ख़त्म होती है, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये एक दूसरे से सेपरेट होकर थोड़ा सा दूर होते हुए एक दूसरे की पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है, कुछ यूं। नेगेटिव पे टर्मिनेट और पॉजिटिव से निकलेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनते हैं। इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रहे हैं और ना ही कैंसिल कर रहे हैं। अब अगर मान लो कि एक का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा, एक का मैग्नीट्यूड बहुत कम, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिया था, एक +9e लिया था चार्ज और एक माइनस मान लो -2e ले लेता हूँ, तो सीधी सी बात है, दो अपोजिट नेचर के चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके बीच में जीरो नहीं होगा। कहीं यहाँ लोअर मैग्नीट्यूड वाले के पास जीरो होगा, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे जाएगा, यहाँ ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर भी, एट इन्फिनिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, समझे। तो अगर हम बात करेंगे फॉर लोअर एंड हायर मैग्नीट्यूड के चार्ज के लिए, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमेशा याद रखना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे। अब यहाँ पर कभी कभी हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड Q1/Q2 मॉडुलस में। तो देखो Q1 का मैग्नीट्यूड कितना है 9e और Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है 2e, सिंप्लीफाई करोगे तो 4.5 ये आंसर होता है। अब इसको समझने का एक और तरीका है, ऐसा क्यों बना रहा हूँ, देखो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर 2 की वजह से 4 है तो 9 की वजह से कितना होगा, कम से कम 8-9 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पे 2, तो 9 इलेक्ट्रॉन पे कितने 18, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी बहुत सारे बनेंगे, 13 14 15 16 17 18, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब एक लास्ट एग्जांपल एनसीईआरटी पैटर्न का देख लेते हैं, बोर्ड में भी पूछा हुआ था कि जैसे मान लो 3 चार्जेस हमने रखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पर क्या रखे पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो नेगेटिव रख लेते हैं। अब इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, तो देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ऐसे नो डाउट है इसमें, है ना। बट ये पॉजिटिव की तरफ जब जाना होगा तो भागने लगेंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे आएंगे, ये ऐसे ऐसे आएंगे, बट यहाँ पर ऐसे भागेंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसे, बट इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे आएगा। तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन था। तीनों पॉजिटिव ले लो तो आसान हो जाएगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये से इधर ये से इधर ये से इधर ऐसे भगा दो, है ना। कुछ यू डाइवर्ज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना अजीब सा स्ट्रक्चर बना है। तो पॉजिटिव 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 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।